हेलो गाइस, तो मैं अर्जुन आपका 9वीं क्लास में एक और फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो जिनके बारे में पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ किताबें खरीदता है। तो हमने जो मान लिया कि MRP था वो 100 रुपये था, तो उसे 25% का डिस्काउंट मिल रहा था। सही है, तो वो कितने में खरीद के लाया रहा होगा? 75 रुपये में। अब बिक्री पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसका मतलब है कि उसको कोई वस्तु इस प्रकार बेचनी है कि 20 का लाभ हो। तो 75 रुपये CPA 20 का लाभ बोला है, तो 120/100। सही है, 20 से काट दो 6 बार, 20 से कट गया 5 बार, 5 से काट दो 5 एकम 5, 5 25 और 15 छिक्के 90, यानी कि वो वस्तु उसे 90 रुपये की बेचनी पड़ेगी। बिक्री पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने प्रतिशत की छूट देनी होगी? यानी कि जो दुकानदार जो वस्तु खरीद के लाया था 75 रुपये की, वह उसे बेचे इस मूल्य पर बेचे कि उसे तो 20% का लाभ हो और कोई ग्राहक को जो खरीदने आए उसे छूट भी मिल जाए। तो इस हिसाब से वो 75 की लाया था, उसे कितने की बेचनी पड़ेगी? 90 रुपये की बेचनी पड़ेगी। तो उसने कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 100 डाला था, 90 की बेच रहा है वो, तो 10 रुपये का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट से तो निकालते हैं MRP पर। MRP कितना है? 100 गुणा 100। इसका मतलब उसे 10% की छूट देनी होगी। यही इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई में 12% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी होती है तो मूल आयत और परिवर्तित आयत के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करें। सही है, तो लंबाई में 12% की वृद्धि, तो 12% मतलब फ्रैक्शन तोड़ लो, तो 3/25, ठीक है ना। 12/100 लिख लो, 4 से काट दो 3 बार, 4 से कट गया 25 बार। तो बोल रहा है कि वृद्धि बोल रहा है तो प्लस लगा दें, किसमें? लंबाई में। और उसकी चौड़ाई 10% की कमी, 10 की फ्रैक्शन 1/10, ये तो चौड़ाई की बात कर रहा है। अब बात कर रहे हैं कि पहले और अब। तो पहले लंबाई थी 25, अब उसने 3 और बढ़ा दी लंबाई, ठीक है ना। पहले लंबाई थी 25, अब 3 की वृद्धि कर दी तो लंबाई कितनी हो गई? 28। आगे बात करें चौड़ाई, तो पहले चौड़ाई 10 थी, अब उसने 1 कम कर दी तो कितनी हो गई? 9। सही है, कट रहे हो तो काट लो ना, 2 से काट लो इसे 14 बार और 2 से कट गया 5 बार, 25 पंजे 125 और 14 निम्मा 126। ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा कि तो मूल आयत, मूल का मतलब शुरुआत में मूल बोले, वास्तविक बोले, प्रारंभिक बोले, यानी ये सब एक ही बात है। मूल का मतलब शुरुआत में कितना था? 125, और परिवर्तित मतलब अब बढ़ने या घटने का कितना होगा? 126। तो इनका अनुपात पूछा है, तो आंसर होगा 125/126, यही इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि कनिका 5% वार्षिक CI की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लेती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितनी धनराशि बचाती? तो रेट दे रखी है 5%, 1/20, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और कितनी धनराशि है? 10,000 रुपये। ठीक है, कनिका ने 5% की दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये का ऋण लेती है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। यदि उसने साधारण ब्याज पर ऋण लिया होता तो वह कितनी धनराशि बचाती है? यानी पहले जो दर दे रखी थी वो CI थी, अब बोले कि उसने साधारण ब्याज पर लिया होता है SI पर, तो वह कितने रुपये बचाती? तो 20 की फ्रैक्शन, हमने 5 की फ्रैक्शन 1/20, तो 10,000 रुपये की धनराशि इसका 1/20 निकाल दें, 0 0 काट दो, और 1000 के आधे कितने हो जाएंगे? 500। यानी 500 रुपये तो उसे पहले वर्ष ब्याज देनी पड़ेगी और दूसरे वर्ष भी 500 रुपये ब्याज देने पड़ेगी। अब CI होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो जो 500 रुपये ब्याज के बने थे अब उस पर भी ब्याज लगनी है। अब कितनी की दर से? 1/20 की दर से, काट दो, ये आ गई 25 रुपये। सही है। अब जो पहली लाइन है वो उठ रही है SI, जो कितनी 1000 रुपये है। पीछे का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो होता है CI और SI का अंतर, जो कि 25 रुपये है। सही है। अगर हम टोटल जोड़ दें सबको, टोटल बन जाती है CI, जो कि 1025 रुपये है। सही है ना। पहली लाइन जो लिखी है, क्योंकि हमें पता है कि साधारण ब्याज जो होती है प्रत्येक वर्ष एक समान होती है, तो 500 500, यानी अगर यहाँ टाइम 4 वर्ष होता है या 3 वर्ष होता है तो जितना टाइम दे रखा हो उतनी बार तो यहाँ लिख दें। अब CI होती है ब्याज के ऊपर ब्याज, तो यहाँ पर जो ब्याज लगी थी पहले वर्ष, अब हमें उस पर भी ब्याज देनी है। कितनी की दर से? 1/20 की दर से। तो 500 का हमने 1/20 निकाला तो 25 रुपये ये आ गया। सही है। तो पीछे जो होता है वो CI और SI का अंतर होता है। क्वेश्चन ने बोला है कि यदि वो उसने लिया था
CI पर, अगर उसने वो लिया होता SI पर तो उसने कितने रुपए बचा लिए होते। इसका मतलब है अगर वो CI पर लेती तो उसको 1025 रुपये देने पड़ते, अगर वो लेती साधारण ब्याज पर तो उसे 1000 रुपये ही देने पड़ते। तो कितने बचे जाते, यानी जो CI और SI का अंतर है वही उसकी बचत है। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा यही 25 रुपये। क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 10 गुणजों का औसत बताइए। सही है, 5 के प्रथम 10 गुणज का मतलब है कि 5 गुणा 1, ऐसे 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, ऐसे हमें 10 गुणज तक जाना है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि 5 तो सब में कॉमन ही होगा, तो 5 तो लिख लें बाहर। और कितने गुणजों का औसत बताना है, 10। तो 1 2 3 एंड डॉट डॉट 10 तक। सही है, क्योंकि 5 गुणा 1, 5 गुणा 2, 5 गुणा 3, 5 गुणा 10, ऐसे हमें 5 गुणा 10 तक लिखना है और इनका औसत बताना है। तो 5 तो हमने बाहर कॉमन ही लिख लिए। अब क्या बचा, 1 2 3 एंड डॉट डॉट 10 तक हमने गिनती लिख दी। अब इनका औसत बताना है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि ये समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्न बन गया अब। ठीक है ना, क्योंकि 1 2 3 4 एंड टोटो 10 तक लिखा है, तो इन सब में पदों का अंतर कैसे होगा, समान, यानी समान होगा। तो जब भी समांतर श्रेणी पर आधारित अगर कोई औसत निकालना हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहला पद प्लस अंतिम बट्टे 2। सही है ना, पहला पद प्लस अंतिम पद अपॉन 2। तो पहला पद कितना है, फॉर्मूला होता है पहला पद प्लस अंतिम पद बट्टे 2। तो पहला पद 5 तो बाहर ऐसे ही रहने दो, ऐसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो पहला पद 1 और अंतिम पद कितना 10 बट्टे 2, जो जाएगा 5 गुणा 11 बट्टे 2। गुणा कर लो, 11 पंजे 55 बट्टे 2, भाग लगा दो, कितना आ जाएगा 27.5। ये इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है कि किसी निश्चित माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है, तो बहुलक और माध्य का अनुपात बताइए। सही है, तो माध्य और माध्यिका का अनुपात दे रखा है, माध्य और माध्यिका इनका अनुपात दे रखा है 4:5। सही है, तो बहुलक और माध्य का अनुपात बताना है, बहुलक और माध्य। तो हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुलक। सही है, याद करना बहुत आसान है कि 4 3 2 लिख लो साइड से, 4 3 और 2। 4 का मतलब कि पहले इसमें 4 अंक आ रहे हैं बहुलक में, तो 4 लिख दो। उसके बाद माध्यिका लिख दें, और फिर माध्यिका मान लो इसमें 3 अंक आ रहे हैं, माध्य मान लो 2 ही अंक आ रहे हैं, तो इस हिसाब से इसको याद कर लें, 4 3 2। उसके बाद 3 2 मतलब कि 3 यहाँ लगा दें और 2 यहाँ लगा दो, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, याद करना तो याद कर लेना, ऐसे बनना तुम्हारी इच्छा है, जैसे याद करो वैसे कर लेना। अब 3 गुणा माध्यिका कितनी है 5। जब इनका रेशियो ही पूछा है तो यहाँ पर लगाना चाहो तो R लगा लो, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि वहाँ अनुपात पूछा है। तो इसका मान है 5R और 2 गुणा 4R, 5 तिया 15R और 4 दूनी 8R। घटा कितना बचा, 15 में से 8 गए तो 7R बचा। तो बहुलक आ गया 7R और माध्य कितना है 4R। R से R काट दो, 7:4, ये इसका आंसर है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 12 से 1/2% की कमी एक व्यक्ति द्वारा उस वस्तु को 280 रुपये में 2.5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। यानी इसका मतलब है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 12 से 1/2% की कमी होगी, मूल्य मतलब कीमत में, तो एक व्यक्ति जो है वो 280 रुपये में 2.5 किलोग्राम वस्तु खरीदने में अधिक, मतलब 2.5 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। कब, जब 12 से 1/2% की मूल्य में कमी हो जाए तब। सही है, तो 12 से 1/2 की फ्रैक्शन होती है 1/8। सही है, वैसे तो इसके फॉर्मूले जो होते हैं, लेकिन हमें तो केवल कॉन्सेप्ट से करना है। तो कीमत पहले और अब, पहले कीमत 8 रुपये थी, अब कीमत घट के होगी 7। सही है,
तो कीमत और हमें पता है कि कीमत और खपत एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो पहले कीमत 8 थी, अब हो गई 7, तो खपत हो जाएगी कितनी, इसकी अवोइड 7 से 8, तो अब कितनी अधिक ला रहा है 1। जब क्वेश्चन ला रहा है वस्तु कितनी अधिक, ध्यान रखना जी कीमत है और जी मात्रा है, जो भी वस्तु ला रहा हो तो वो ला रहा है 2.5 किलोग्राम अधिक। अब बोला है प्रति किलोग्राम वस्तु के मूल्य में हुई कमी, मतलब अब की बात कर रहा है वर्तमान की, कि मूल्य में कमी हुई बताना है, तो वर्तमान बताना है, यानी अब की बात कर रहा है। तो इधर गुणा कर दो 2.5 से, सही है, तो 25 अट्ठे 200 यानी कि जो आ जाएगा 20, सही, क्योंकि एक पॉइंट लगा वहाँ पर। अब बस हमें किसी ध्यान रखना है कि रुपये बट्टे वस्तु, तो रुपये कितने हैं 280 और वस्तु कितनी ला रहा है अब 20, भाग लगा दो, 0 0 काट दो, आंसर आ जाएगा 14 रुपये प्रति वस्तु, ठीक है ना, ये इसका आंसर है। तो देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि 20 वस्तुओं का लागत मूल्य होता है सीपी और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, और 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, ठीक है। तो 20 वस्तुओं का लागत मूल्य होता है सीपी, तो 20 गुणा सीपी बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब एसपी के कैसा है बराबर है, काट लो, 4 3 12 और 4 पंजे 20, तो सीपी अपॉन एसपी बराबर 3/5, सही है। 10 वस्तुओं पर छूट 5 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है, यानी 10 वस्तुओं पर जो डिस्काउंट जो है वो 5 वस्तुओं के लाभ के बराबर है। 5 एकम 5, 5 से काट दो 2 बार, तो डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट बराबर 1/2, सही है। अब लाभ आने के लिए हमें सीपी और एसपी चाहिए, जो कि हमें पता है। अब डिस्काउंट के लिए एमआरपी पर निकालना पड़ेगा, क्योंकि छूट सतह अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो पहले हमें एमआरपी पता होना चाहिए, सही है। तो एक और ये भी देख लें कि यहाँ पर लाभ 2 रुपये का हो रहा है, तो इस यहाँ भी 2 रुपये का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं होगा तो हमें इसके हिसाब से बराबर करना पड़ेगा, ध्यान रखना। 3 की लाए थे 5 के हो रहे हैं, तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है, यहाँ भी 2 का, यानी ये तो सब कुछ ठीक है। अब निकालना है एमआरपी पहले। तो तुमने कोई वस्तु बेची कितने की, 5 रुपये की, सही है ना, जिसमें तुमने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो उस वस्तु का एमआरपी कितना होगा, 6 रुपये डला होगा, सही है, 6 रुपये डला हुआ और 1 का डिस्काउंट दे रहे, यानी कितनी बेच रहे होंगे 5 की, ठीक है। अब निकाल लो दोनों। तो पहले निकाल लेते हैं लाभ प्रतिशत। तो हमें पता है कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, तो कितने का लाभ हो रहा है 2 रुपये का लाभ, यानी सदम निकालते हैं सीपी पर, सीपी कितना है 3 गुणा 100, सही है। इसका इस्तेमाल होगा तो जो आंसर आ जाएगा 66, सही, 2/3%। अब निकालते हैं हमारा डिस्काउंट प्रतिशत। तो डिस्काउंट हमेशा निकालते हैं एमआरपी पर इंटू 100, तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 6 पर गुणा 100, ये आ जाएगा 16, सही, 2/3%, क्योंकि 1/6 की फ्रैक्शन क्या होता है, या सोल्व करने पर आता है 16 से 2/3%। अब लाभ परसेंट और डिस्काउंट का पूछा है अंतर, यानी इन दोनों का हमें बताना है अंतर। तो 2/3 तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, तो 66 में से 16 घटा दो, तो अंतर आ जाएगा दोनों कितना, 50%, ये इसका आंसर है, ठीक है। 2/3 यहाँ भी है, 2/3 यहाँ भी, ये तो इनसे सीधे सीधे कट गई, 66 में से 16 घटा दो, तो अंतर आगे कितने का, 50 का, यानी यही इसका आंसर है। तो अगला क्वेश्चन है, 2 पुरुष x और y स्थान P से Q जिनके बीच की दूरी 21 किलोमीटर है को क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। y स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है और वापस आते समय स्थान R पर x से मिलता है, तो P से R तक की दूरी क्या है ये बतानी है हमें, ठीक है। तो x और y 2 पुरुष हैं, x और y 2 पुरुष P से Q जिनके बीच की दूरी, तो 2 स्थान मान लिया हमने, एक P और एक जी Q, जिनके बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 21 किलोमीटर, सही है। अब P और Q जिनके बीच की दूरी दे रखी है 21 किलोमीटर को क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से तय करते हैं, और y स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है, यानी y जो स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है और वापस आते समय स्थान R पर x से मिलता है, तो मान लो यहीं कहीं मिलता होगा, सही है। तो P से R तक की दूरी बतानी है, तो अगर ये टोटल दूरी x है, अगर हमने इतनी दूरी अगर x मान ली, तो ये कितनी होगी 21 माइनस x, क्योंकि टोटल है, अगर टोटल में से इतना पार्ट घटा दें तो इधर बचेगा शेष जो भी हो 21 माइनस x। अब बात करें किसकी, y स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है, यानी y जो है वो स्थान Q पर तुरंत पहुंच जाता है और वापस आते समय इस यहाँ पर मिलता है किससे,
एक्स से मिलता है आर पर। तो जितने समय में, यानी इनके समय बराबर होंगे, जितने समय में, समय कैसे होंगे, समय समान है दोनों का, यानी जितने समय में जो बाई वाला है इसकी स्पीड कितनी है 4, तो समय बराबर होता है क्या, दूरी बट्टे चाल। तो जितने समय में बाई ने यहाँ से लेकर यहाँ तक गया और यहाँ से लौट के आया, यानी टोटल दूरी इसने कितनी तय कर दी 21, और 21 माइनस एक्स, सही है। यानी जितने समय में बाई ने यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक लौट के आया, तो जितने समय इसने 21 और ये वाली 21 माइनस एक्स कितने की स्पीड से तय की, 4 की स्पीड से, उतने ही समय में ये वाला जो व्यक्ति था जो एक्स, उसने केवल कितनी दूरी तय कर पाई एक्स, और कितनी की स्पीड से, 3 की स्पीड से। बस अब इसको कर लें सॉल्व, ठीक है। तो 21 और 21 कितना हो जाएगा 42, माइनस एक्स बट्टे 4 बराबर एक्स बट्टे 3, इसका गुणा कर दो, इसका इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, इसका इसमें कर दो तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, और कितना हो जाएगा माइनस के 3x, इसको दे ले आओ तो जुड़ जाएगा 7x बराबर 126, तो 7 एकम 7 कितना बचा 5 और 7 अट्टे 56, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 18। हमसे बोला है कि कौन सी दूरी बतानी है, r पर x से मिलता है तो p से r तक की दूरी बतानी है, p और r तक की बीच की दूरी बताइए। तो p से r तक की हमने दूरी मानी थी x, जो कितना आ गया 18, यानी इसका आंसर कितना होगा, p से r तक की दूरी 18 किलोमीटर, ये इसका आंसर है, सही ना। तुम्हारी इच्छा इसे x मान ले, या अगर इसको मानते 21 तो ये वाली हो जाती, अगर इसे मानते 21 तो ये वाली हो जाती 21 माइनस एक्स, ठीक है। जो भी मान लो मान लो, इससे आंसर सेम ही आना है, तो इसका आंसर होगा 18 किलोमीटर। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है कि ए कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो एक साथ कार्य करते हुए दोनों उस कार्य का 35% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी कि ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में, और बी उसी काम को 20 दिनों में। तो इनका लासा ले लो, कितना आ जाएगा 60, जो लासा लेते हैं वही कहलाता है टोटल काम। तो इसमें इसका लगा दो भाग, 15 चौक 60 और 20 30 60, ये इनकी आ गई क्षमता काम करने की, सही ना। अब क्वेश्चन बोला कि दोनों मिलकर उस काम का 35% भाग, अब दोनों से कराना है, कौन दोनों, ए और बी को लगा समय, टोटल काम है 60, इसका भाग कराना है 35%, डाल दो नीचे 100 लगा दो, दोनों की क्षमता कितनी 4 और 3 7, 0 से 0 काट दो, 7 पंजे 35, 5 से कट गया 2 बार, 2 से काट दो 3 बार, यानी आंसर आ जाएगा 3 दिन, ये इसका आंसर है। तो इससे आगे पढ़ते हैं अगली वीडियो में कल।